उम्मीदपुर गांव में जमींदार घुंघरू सिंह का काफी बोलबाला था। गांव के लोग जमींदार की बात को कभी नहीं टालते थे। भले ही जमींदार गांव वालों से मुनाफा कमा रहा हो, लेकिन वो छोटे मोटे काम करके गांव वालों के दिल में जगह बनाए रखता था। एक रोज जमींदार गांव में अपने आदमी के साथ आता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? आपने मुझे ही बुला लिया होता। नहीं नहीं, यहाँ से मैं निकल रहा था तो सोचा तुझे काम बताता जाऊं। कहिए जमींदार साहब, क्या काम है? मेरे खेतों में कल सुबह हल लेकर आ जाना। 2 खेत जोतने हैं तुझे। और उसमें बीज बोना है। बाकी मैंने और लोगों को भी कह दिया है। तू टाइम से आ जाना। बिल्कुल मालिक, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। गांव के लोग जमींदार की खूब इज्जत किया करते और जमींदार भी गांव के लोगों की मदद कर ही दिया करता। लेकिन जमींदार का इकलौता बेटा गांव के लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। गांव के लोग भी जमींदार के बेटे को ना तो मुंह लगाते और ना ही उससे कोई कुछ कहता, क्योंकि वो पूरी तरह से बिगड़ैल था। एक रोज जमींदार के बेटे रंजीत को गांव की सुमित्रा की बेटी सुषमा के साथ गांव की ही कलावती देख लेती है और वो ये बात सुमित्रा से आकर कहती है, अरे ओ सुमित्रा, कैसी है तू? कई दिनों से तू आई नहीं, तो सोचा मैं ही मिल लूं तुझसे। मैं तो अच्छी भली हूँ, घर का थोड़ा काम हो जाता है तो घर से निकलने का मौका नहीं मिलता। तू बता, तू कैसी है और कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरी बेटी कहाँ है? वो घर का काम धंधा नहीं करती क्या, या बस आजकल इश्क लड़ाने में ही ज्यादा समय दे रही है? अरे कैसी बातें कर रही है कलावती तू? मैं कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब तू मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेगी? वो खेत गई है। और ये तू क्या कह रही थी? इश्क विश्क क्या मतलब है इस सब का? तुझे लगता होगा कि तेरी बेटी खेत गई है, लेकिन अभी अभी मैं खेत से ही लौट रही हूँ। जब मैं घास लेकर आ रही थी तब मैंने तेरी बेटी सुषमा को जमींदार साहब के बिगड़ैल बेटे रंजीत के साथ देखा है। और तुझे पता है, वो हाथ में हाथ डाले बैठे बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कलावती, कह दे कि ये झूठ है। मेरी तुझसे दुश्मनी थोड़े ही है जो मैं तुझे और तेरी जवान बेटी के बारे में ऐसी बातें कहूँ, हैं? तू अपनी बेटी पर थोड़ा नजर रखा कर। कलावती ये कहकर जाने लगती है। तभी वहाँ सुषमा आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप रो क्यों रही है? और कलावती काकी किस पर नजर रखने के लिए कह रही हैं? कहाँ थी तू? सच सच बता। देख सुषमा, तेरे पिता नहीं है, तू अपने पिता का नाम मिट्टी में मत मिला देना। बेटा सच बता, मुझे कहाँ से आ रही है? अरे बिजली, तू बाहर क्यों खड़ी है? जरा अंदर तो आ और माँ को बता कि हम दोनों कहाँ से आ रहे हैं। काकी, हम तो घर से आ रहे हैं और मैंने इसे अपने घर रोक लिया था। आज माँ ने अच्छा खाना बनाया था तो सोचा कि सुषमा को भी खिला दूं। तुम दोनों सच तो कह रहे हो ना? क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है माँ? है तो, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ वो बता। बता तो दिया माँ, मैं बिजली के घर से आ रही हूँ और बिजली भी आपके सामने है। वो भी तो आपसे यही कह रही है ना कि मैं उसके घर पर थी। फिर इतने सवाल क्यों? कलावती वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और सुमित्रा को अपनी बेटी पर शक होते होते रह जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक रोज गांव की एक और औरत सुमित्रा को उसकी बेटी और जमींदार के बेटे के चक्कर के बारे में बताती है। इस बार सुमित्रा अपनी बेटी से बिना कुछ पूछे उस पर नजर रखती है और आखिरकार सुमित्रा अपनी बेटी को जमींदार के बेटे रंजीत के साथ देख लेती है। और जब सुषमा घर आती है, मुझे कई लोगों ने तेरे और जमींदार के बेटे के बीच में चल रहे चक्कर के बारे में बताया, लेकिन मैंने अपनी बेटी पर विश्वास रखा था कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आज तूने मेरी नाक कटवा ही दी। लेकिन माँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर जमींदार जी को ये बात पता लगी ना तो वो हमें गांव से निकाल देंगे। अगर हमें उन्होंने गांव से निकाला तो हम कहाँ जाएंगे? तुझे थोड़ा भी अंदाजा है कि तू कितनी बड़ी गलती कर बैठी है? आज से तेरा घर से निकलना बंद। सुमित्रा अब कई दिनों तक अपनी बेटी को घर से निकलने नहीं देती और करीब 1 महीना बीत जाता है और एक रोज सुषमा की तबीयत जब उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया जाता है तो गांव के वैद्य जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। सुमित्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जरा इधर आइए। वैद्य जी
अब सुमित्रा को बताते हैं कि सुषमा माँ बनने वाली है। तो ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। लेकिन सुमित्रा वैद्य जी के सामने हाथ जोड़कर वैद्य जी से विनती करती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम करेगी। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, ये बात आप किसी से ना कहना। मैं अपनी बेटी को लेकर ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। सुमित्रा अब अपनी बेटी को घर लेकर जाती है और उसे खरी खोटी सुनाती है और खूब रोती भी है। लेकिन जब ये बात सुषमा जमींदार के बेटे से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो सुषमा को अपनाने से इनकार कर देता है। देखो, ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। अगर तुमने ज्यादा मेरा नाम उछालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे परिवार की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सुषमा की बदनामी होने लगती है। जमींदार भी अपने बेटे पर लगे आरोप को सिरे से नकार देता है और हर कोई सुमित्रा की बेटी सुषमा की ही बदनामी कर रहा था। देख लिया ना सुमित्रा, मैंने पहले ही कहा था कि अपनी बेटी पर ध्यान दे, लेकिन तूने मुझे ही गलत बता दिया था उस दिन। कल मैं जमींदार साहब के खेत में काम करने गई थी तो जमींदार साहब कह रहे थे कि सुमित्रा ने ही जानबूझकर अपनी बेटी को कहा होगा कि मेरे बेटे से चक्कर चला ले ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। सुन रही है ना गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं? अरे तेरी बेटी को क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने की? मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जो कोई भी कुछ भी आकर बोल रहा है मैं बस सुनने लायक ही बची हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरी सांसें भी क्यों चल रही है, वो भी रुक जाए। हाँ, इसीलिए कहते हैं बेटियों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए। जहाँ उनके पैर खुलते हैं वो 4 कदम और आगे बढ़ जाती हैं। जहाँ गांव वाले सुमित्रा और उसकी बेटी को भला बुरा कह रहे थे, तो वहीं सुषमा अब इन सारी बदनामियों को झेल नहीं पाती। वो अपना गला काटकर जान दे देती है। ये बात गांव में कुछ दिन ही सुर्खियों में रहती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और करीब 6 महीने बाद जमींदार के बेटे रंजीत की शादी अच्छे खासे अमीर घर की लड़की से करवा दी जाती है। लेकिन अब सुहागरात वाली रात रंजीत नशे में अपने कमरे में आता है जहाँ घूंघट में उसकी दुल्हन बैठी होती है। अब रंजीत भी अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठ जाता है। रंजीत अपने सामने घूंघट में बैठी दुल्हन को देख रहा था। वो हाँ ना में सिर हिला रही थी। फिर काफी समय बीत जाने के बाद रंजीत अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है। लेकिन जब वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो चिल्लाकर जैसे ही दरवाजे की तरफ भागता है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रंजीत बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? नहीं पापा, मुझे बाहर निकालो। यहाँ कोई है। सरकटी दुल्हन, सरकटी चुड़ैल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है आखिर? कौन हो तुम और क्या चाहती हो? रंजीत के इतना कहने के बाद ही वो सरकटी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रंजीत की तरफ बढ़ने लगती है। और वो सरकटी चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि सुषमा थी, जिसकी 6 महीने पहले मौत हुई थी। कहीं तुम भूल तो नहीं गए मुझे? हाँ, मैं तुम्हारी सुषमा, जिसे तुमने जीते जी अपनाने से इनकार कर दिया था। उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके घर वाले, गांव वाले उसे देखकर ताने देते थे, बुरा भला कहते थे उसे। उस वक्त तुम मेरे साथ खड़े होने के बजाय मुझे ये कहने लगे कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तो निश्चित है। कुछ देर तड़पने के बाद रंजीत की जान जा चुकी थी और उस वक्त जमींदार और उसके लोग दरवाजा तोड़कर जब कमरे में पहुंचते हैं और रंजीत का शरीर उसके हाथों में है जिसका वो गला दबा चुकी थी, देखते ही देखते वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जमींदार अपना सर पीटता रह जाता है। और ये हादसा सारे गांव में फैल चुका था। हर कोई सरकटी चुड़ैल